अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों का सिलेबस है ये मेरे ख्याल में एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि रिड्यूस होना चाहिए। लास्ट ईयर जिस तरह रिड्यूस हुआ था, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बुक्स इस दफ़ा चेंज हुई हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है। जो अ, ये सिलेबस है ये स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। बच्चों के साथ ज़्यादती है कि टाइम बहुत कम है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो मैं एक कैंपेन मूव करना चाह रहा हूँ कि बच्चों से राय ली जाए, बच्चों से कमेंट्स लिए जाएँ और उसको जहाँ तक फॉरवर्ड हो सकता है हर अथॉरिटी का तक उसको पहुँचाया जाए। जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फॉरवर्ड किया जाए ताकि एक कैंपेन मूव की जाए कि आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस हो। तो जो बच्चे इससे एग्री करते हैं वो इसमें कमेंट्स करें कि हमें ये कैंपेन मूव करनी चाहिए कि नहीं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग इसको एग्री करोगे, आप कमेंट्स करके मुझे बताओगे, तो मैं ये इस पे डेली एक वीडियो बनाया करूँगा ताकि आप लोगों का कोशिश करें कि आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो है ये चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर कर लिए थे। तो ये जो टॉपिक है ये अगर सिलेबस स्मार्ट सिलेबस भी आता है, रिड्यूस भी होता है, तो उसमें ये शामिल होगा क्योंकि लास्ट जो सिलेबस था उसमें ये शामिल था। तो मैं आपको एक तो एडवाइस करूंगा कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस है, आप पहले उसी से तैयारी करें। उसके अंदर जो टॉपिक थे वो वही हैं। हाँ, जो बुक्स के अंदर चेंज हो गई हैं तो जो इम्पोर्टेंट, मैं वैसे हर टॉपिक में बताता रहता हूँ कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करें क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप बस पूरी तैयारी करते रहें और सिलेबस रिड्यूस हो जाए और आपसे फिर आगे कवर ना हो सके। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं पहले आप वो जो है वो पढ़ा करें। हुक्स लॉ स्प्रिंग से रिलेटेड है, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। रॉबर्ट हुक एक साइंसदान थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्क्राइब द मैथमेटिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग होता है, उसको जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर जो है वो तब्दीली होती है, किस लिहाज से तब्दीली होती है, उसका क्या रिलेशन होता है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। ये देखें, ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे फोर्स अभी तक कोई नहीं लगी, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। यहाँ पे उसके ऊपर ये फोर्स लगी है, ये तो ये एक्स इसके अंदर खिंचा हुआ है। तो इसके अंदर कितना खिंचा हुआ है और उसके बाद इसके ऊपर जब और फोर्स लगी, इस ये यहाँ पे एक वेट है, इसको डबल कर दिया। तो जब डबल किया तो ये सिंगल एक्स है, यहाँ पे ये डबल एक्स हो गया। तो फोर्स यानी कि जब डबल की तो ये जो इसके अंदर स्ट्रेच ये खिंचा हुआ है ये भी डबल हो गया है। इस वीडियो में हमने ये प्रूव करना है कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको खिंचाव जितना, तो जितनी फोर्स लगाएंगे उसी लिहाज से खिंचाव आएगा, ये स्ट्रेच आएगा। ये होता है हुक्स लॉ। अब हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है, ये आपकी बुक के अंदर। He observed that dependence of displacement are the size of the deformation upon the deforming force on load. Hooke's law state that, ये definition है Hooke's law की। Within elastic limit, the displacement produced in the spring is directly proportional to the force applied. ये इलास्टिक क्या होती है? इलास्टिक होती है खिंचाव, कितना कोई खींच सकती है चीज़। एक उसकी इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इसका इलास्टिक लिमिट ये होती है कि वो लिमिट जहाँ तक आप उसको इलास्टिक मटेरियल को खींचें और वो फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। जिस तरह एक स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को प्रेस करते हो या खींचते हो तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको इतना खींच लो कि वो वापस अपनी पोजीशन में ना आ सके तो उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव। ये जिस तरीके से मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, ये अब ये देखें, ये वेट है, अगर ये वेट हमसे रिमूव कर दें तो ये ओरिजिनल अपनी इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस पोजीशन में से इस पोजीशन में आया है इसको इलास्टिसिटी कहते हैं।
और अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये वापस अपनी इस पोजीशन में आ जाएगा। ये इलास्टिसिटी है। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है, हम इस स्प्रिंग को इतना खींचें और वेट बढ़ाते जाएं कि ये दोबारा अपनी इस पोजीशन में ना आ सके, तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट्स क्रॉस हो जाएगी, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी जितनी थी उससे भी हम आगे चले गए, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में इस पोजीशन में वापस नहीं आएगा। ये होती है इलास्टिक लिमिट। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है, मैथमेटिकली इसको लिखना है कैसे। मैथमेटिकली इफ एफ इज अप्लाइड फोर्स ऑन एक्स इज अप्लाइड फोर्स एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमने फोर्स लगाई और उसके अंदर ये हमने फोर्स लगाई, ये फोर्स लगाई और इसके अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, ये एक्स है। इसमें हमने डबल फोर्स लगाई तो ये डबल एक्स हो गया। ये जो एक्स है ये है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, और एफ क्या है, फोर्स है इन द स्प्रिंग। देन द इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ मे बी रिटन एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन होता है, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर एफ इज इक्वल, साइन ऑफ प्रोपोर्शन को जब ख़त्म करते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है ये के है, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब साइन ऑफ प्रोपोर्शन ख़त्म होगा तो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इस इक्वेशन के अंदर उसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, वो उसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये जो के है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो है, लेकिन इस इक्वेशन में ये क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। हुक्स लॉ इज अप्लाइड टू ऑल kind of deformation and all types of matter, solid, liquid and or gases within certain limit। limit मैंने अभी आपको बता दी कि क्या होती है। the limit tell the maximum force or the stress that can be safely applied on body। ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, इसको स्ट्रेस भी कहा जाता है। safely applied on a body without causing permanent deformation in its length। permanent deformation का मतलब है कि वो वापस अपनी उस पोजीशन को रिटेन ना कर सके। वॉल्यूम ऑफ अ शेप, डिफॉर्मेशन इन इट्स लेंथ वॉल्यूम और शेप, यानी कि आप उसको इतना उसकी लिमिट जब क्रॉस कर दोगे तो उसकी डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, किसमें के अंदर, उसकी लेंथ के अंदर, वॉल्यूम के अंदर एंड और शेप के अंदर। यानी कि या तो वो अगर उसको लंबा करोगे तो वो लंबा हो जाएगा, वॉल्यूम अगर आपने खींचा है तो वो उसी वॉल्यूम में वापस नहीं आएगा, शेप भी तब्दील जो की है तो वो परमानेंटली तब्दील हो जाएगी। In other words, it is a limit within which a body recover its original length, volume or shape after the deforming force is removed। ये होती है इलास्टिक लिमिट। Beyond this limit, spring deforming permanently, यानी कि जब आप उसको ज़्यादा, उससे ज़्यादा आप उसको उसके अंदर जो फोर्स लगा दोगे तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। जैसे ये देखें, ये एक्सटेंड कर रहे थे, ये फोर्स लग रही है तो एक्सटेंशन हो रही है, फोर्स बढ़ती जा रही है, एक्सटेंशन भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक ऐसी लिमिट है जहाँ से आगे फिर आपकी एक्सटेंशन नहीं हो रही, ठीक है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो जाएगी। ये मुख्तलिफ मटेरियल है जिनका आपको यंग मॉडुलस बताया गया है। यंग मॉडुलस आपको आगे बताते हैं कि क्या होता है। अच्छा, उससे पहले इसकी वर्क एग्जांपल है। अभी हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या पढ़ी है, F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे वर्क एग्जांपल है, इसमें आप देखें, अ स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है, ये 30 न्यूटन मीटर। व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। एक्सटेंशन भी गिवन है, आपने एफ फाइंड आउट करना है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। तो के की वैल्यू भी गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू भी गिवन है, एफ फाइंड आउट करना है। तो हमने ऑलरेडी ऊपर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स। इन दोनों के सीधा सीधा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 120 न्यूटन जो है वो ये इसकी जो वो है रिक्वायर्ड फोर्स निकल आ जाएगी, एक्सटेंशन निकल आ जाएगी, निकली कि जो हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना। तो एफ फाइंड आउट करना, तो एफ निकल आया। ये डू यू नो लाजमी पढ़ा कह रहे हैं, इसके अंदर से ऑब्जेक्ट जो है वो एमसीक्यूज बन सकते हैं। वाई स्प्रिंग, रॉबर्ट हुक्स लॉ साइंटिस्ट एंड द इन्वेंटर वाज इंटरेस्टेड इन अ स्प्रिंग फॉर 2 रीजन। ठीक है, ये स्प्रिंग आर यूजफुल इन द मेकिंग बैलेंस। हुक्स
Hook wanted to make a very sensitive and the accurate weight machine are the balance. He also realized that a, spiritual, a spiral spring could be used to control clock रेस्ट वॉच। ठीक है, अब आगे इसके सेल्फ असेसमेंट भी है। ये आप इसको सेल्फ असेसमेंट में क्या है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज डैश। ये आपके पास के है, ये आपके पास जो है वो एक्स है। तो आपने सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है, जो हमने पीछे भी जिस तरह पिछला न्यूमेरिकल किया सेम वही न्यूमेरिकल है। राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम प्रेशर पढ़ेंगे और इसमें पास्कल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो पास्कल लॉ होगी और ये भी बोर्ड के पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में हुक्स लॉ, पास्कल लॉ और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इससे पहले वाली वीडियो में जो सबसे पहली वीडियो थी वो मैंने आपको बताया था प्रेशर और फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अंदर तीन ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तीनों टॉपिक्स जो है वो अगर सिलेबस रिड्यूस भी होता है तो इसमें से ये टॉपिक रिड्यूस नहीं होंगे। तो ये था हुक्स लॉ। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने कमेंट्स करके बताना है कि अभी हमें ये जो है कैंपेन मूव लॉन्च करनी चाहिए कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।